स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स यूनिट 3 जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन अवमंदित दोलन के बारे में। ठीक है, कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने देखा था कि कोई स्थिति ऊर्जा का वक्र होता है और इसमें हम किस प्रकार से किसी कण की स्थिति को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हम एक बार पहले भी पढ़ चुके थे, कल हमने इसको फिर से डिस्कस किया। कोई कण है, उसमें अगर आप डिस्प्लेसमेंट कर दो, उसका विस्थापन कर दो, चाहे आप राइट साइड में कर दो चाहे आप लेफ्ट साइड में कर दो, उसके अकॉर्डिंग उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस आएगा और पोटेंशियल एनर्जी के कारण उस पर फोर्स कैसा लगेगा, या तो उसको पोजीशन से दूर लेकर के जाएगा या फिर उस पोजीशन की तरफ वापस लेकर के आएगा। पोजीशन से दूर ले जाने के लिए अलग फोर्स लगता है, पोजीशन की तरफ लाने के लिए अलग फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल F = -kx। ठीक है, इस टाइप का फोर्स इस पर काम करता है जो कि क्या करता है, वापस इसे इसी दिशा में। इसीलिए प्रत्यानयन बल हमेशा जिस दिशा में विस्थापन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये पूरा हमने कल देखा था जिसमें, और यहाँ पर इस प्रकार का जो ये ग्राफ बनता है, ग्राफ में हमें ये जो पोजीशन मिलती है इसे क्या कहा जाता है? कोई भी आर्बिट्रेरी कोई स्वैच्छिक विभव को जिसमें कोई कण इस स्थान पर उपस्थित होता है, तो उसकी गति चाहे जिधर भी हो ये वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने का प्रयास करता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था के बिंदु। जबकि यहाँ अगर कोई पिंड स्थित हो और ये अगर अपनी स्थिति से दूर जाता है तो जो कण इस पर जो बल लगता है वो इसे इसकी स्थिति से दूर लेकर जाने का ही प्रयास करता है, इसकी तरफ वापस नहीं जा सकता। इसीलिए इस प्रकार के बिंदु क्या कहलाते हैं? अस्थायी साम्यावस्था के बिंदु। क्लियर है? ये था हमारा विभव को। आगे बढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सरल आवर्त गति और सरल आवर्त दोलक। तो सबसे पहले हेडिंग लो सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति हम इनके फर्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सरल आवर्त गति को एक बार फिर आज हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पहले भी कहा था, नाम से भी क्लियर है। सरल आवर्त गति मतलब कोई कण जब किसी x दिशा के अनुरूप, x दिशा मतलब हमने कोई सिंगल डायरेक्शन ले लिया, भले वो y अक्ष भी हो सकता है या कोई z अक्ष भी हो सकता है, मतलब किसी भी एक दिशा के सापेक्ष आपको कण की स्थिति मिले, अगर आप कण की स्थिति में कुछ चेंज भी कर देते हो तो भी उसकी जो डायरेक्शन हमें मिलेगी, या कण की स्थिति में परिवर्तन करने के बाद भी उसके सापेक्ष अगर हम उसकी गति देखें तो उसकी गति अगर किसी एक अक्ष के सापेक्ष ही हो रही हो तो इस प्रकार की गति हम क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कहलाती है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में कण पर लगने वाला बल कौन सा? प्रत्यानयन बल कार्य करता है, जो कि प्रोपोर्शनल होता है उस विस्थापन के, जो भी उस कण का विस्थापन हो रहा है उसी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और लगता है हमेशा इसके विपरीत दिशा में, तो इसलिए माइनस फोर्स का लगता है यहाँ पर, ये होता है। तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं सरल आवर्त गति। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कल हमने क्या पढ़ा था, जैसे हमने जो विभव को पढ़ा था उस टाइम का अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो सबसे पहले यहाँ देखो, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे सपोज करिए ये हमने कोई विभव को ले लिया है। ठीक है, अच्छा बना है? हाँ, ये जैसे हमने आप लोग अच्छे सुंदर सुंदर बनाना है। ठीक है, ये जैसे हमने कोई भी विभव को ले लिया, हमने मान लिया यहाँ पर कोई हमारा m मास का पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान है यहाँ पर हमारे पास m। अब ये अपनी कोई स्थिति हमने मान ली, कोई भी p स्थिति पर स्थित है ये कण, p स्थिति मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी स्थिति मान लो, यहाँ पर ये कण भी स्थित है। अब मान लो, अब अगर हम इस कण को इस डायरेक्शन में लेकर के जाते हैं, हम यहाँ लेकर के कण की स्थिति हो गई है, हम इस कण को इस डायरेक्शन में लेकर के गए, यहाँ तक कण पहुंचा, इसकी स्थिति हो गई है जिसको हमने ए बिंदु कह दिया। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ दूरी तक तो कण पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में इसमें जो बल लगेगा, आप कण का विस्थापन कर रहे हो ऊपर की तरफ, तो जो फोर्स लगेगा F, वो कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। क्लियर है? कौन सा फोर्स लगेगा? प्रत्यानयन बल लगेगा।
लगेगा प्रत्यानयन बल। एक बार फिर देखो, हम इस कण को कहाँ लेकर के जा रहे हैं, इस ए कंडीशन तक लेकर के जा रहे हैं। ये मान लिया हमने कि ये कोई इस जगह पे इस एम पार्टिकल की कंडीशन ये होगी। तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो इस डायरेक्शन में, फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो फोर्स यहाँ नीचे की तरफ। नॉर्मली भी हम देखते हैं कोई जैसे इस टाइप का कोई गड्ढे टाइप का हमने चीज़ ले लिया, कोई मान लो थोड़ा सा गहरा टाइप का कोई बर्तन है, उसमें आपने कोई छोटी सी बॉल डाल दी और उसको आप इधर इधर इस तरीके से बढ़ते हो, तो आप देखोगे कि बॉल उस बर्तन में कुछ दूरी तक यहाँ तक आती है, फिर वापस नीचे मिल जाती है अपनी पहली कंडीशन में, फिर उधर भी इतनी दूरी तक जाती है, फिर नीचे की तरफ आ जाती है। तो नीचे क्यों होती है, आप स्थापन कर रहे हो इस डायरेक्शन में, फोर्स लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये बल कौन सा होता है, प्रत्यानयन बल होता है। ठीक है, कण मान लो यहाँ से गति करेगा, वापस अपनी इस अवस्था में आ जाएगा। फिर सेम कंडीशन में कण इधर भी चला जाता है, इतनी दूर तक हम देखते हैं, यहाँ से नीचे आता है, फिर इधर भी इतनी दूर तक। मान लिया यहाँ पे कण की स्थिति हो गई है कोई बी पोजीशन पे, ये हमारा एम द्रव्यमान का कण है। अब यहाँ पे तो हमने इसको विस्थापित किया और प्रत्यानयन बल के कारण वापस यहाँ आया। इधर की तरफ ये गति क्यों कर गया, इधर की तरफ ये गति कर देता है इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण मतलब, क्योंकि हमने जड़त्व का नियम क्या देखा, कोई कण अगर स्थिर अवस्था में तो स्थिर रहना चाहता है, गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब यहाँ पे क्योंकि कण यहाँ से जब नीचे आया तो कण कैसा था, गतिशील था, इसलिए वो गति में ही रहना चाहता है, इसलिए फ्लो फ्लो में वो यहाँ भी ऊपर तक चला जाता है। लेकिन कुछ दूरी तक जाने के बाद फिर उस पर जो बल लगता है, वो बल वापस से इसको नीचे की तरफ लेकर के आता है। यहाँ भी एफ क्या इस पोजिशन में लग जाता है, बल उसको फिर से अपनी नीचे वाली प्रारंभिक स्थिति में लेकर के आ जाता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो गया, वेग इसका इस डायरेक्शन में लग रहा है, कण का वेग इस डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि फोर्स यहाँ नीचे की तरफ लगेगा। यहाँ भी कण का जो वेग है हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे। ठीक है, एक्स यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट पाना है, जबकि फोर्स कहाँ लग रहा है, हमारे इस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जड़त्व के कारण यहाँ बल वापस क्यों आया कण अपनी प्रारंभिक अवस्था में, प्रत्यानयन बल के कारण। दूसरी चीज, पहले तो अपनी इनिशियल कंडीशन में आ गया, जिस कंडीशन में पहले था यहाँ तक आया, उसके बाद भी हम देखते हैं कि बॉल यहाँ तक भी मूव कर जाती है। यहाँ तक मूव क्यों करती है, इनर्शिया के कारण, क्योंकि वो ऑलरेडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, इसलिए यहाँ भी वो बी पोजिशन तक हमारी बॉल गति कर जाती है। अब मान लो अगर अब इन सारी गतियों को अगर हम कोई हमने एक्स अक्ष मान लिया है यहाँ पर, या हम किसी अक्ष के सापेक्ष अगर हम इन पूरी गति को बताना चाहें, ये मान लो ये कंडीशन थी इसको होएंगे। अब यहाँ पे देखो कण के पास ये हमारा पी बिंदु था, ये इसकी प्रारंभिक अवस्था माध्य स्थिति थी, ये क्लियर है। अगर ये बॉल यहाँ पहुंची होगी तो इस कंडीशन में इसकी स्थिति कैसी थी, ये कंडीशन थी। अगर बॉल यहाँ पे पहुंच गई तो इसकी स्थिति कैसी हुई, ये स्थिति हुई। तो मतलब इसकी जो भी आप इसकी जितना भी डिस्प्लेसमेंट कर दो, जो भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके सापेक्ष इसकी गति की दिशा आपको केवल और केवल कौन सी मिल रही है, सारी की सारी आपकी एक अक्ष पर ही आ रही है, एक्स अक्ष पर ही आ रही है। ठीक है, और हमने को पता है जो फोर्स लगता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू होता है एक्स। तो जब कोई इस प्रकार की गति होती है जहाँ पर कण पर लगने वाला बल क्या होता है, उसके विस्थापन के समानुपाती हो जाता है। यहाँ पर कण पर लगने वाला बल क्या हो जाए, इसे विस्थापन के समानुपाती हो जाता है। तो इस प्रकार की ही गति हमारी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। क्लियर है, तो इसमें लिखो पहले, देखो इसमें होती कैसी है, एक प्रकार की दोलन गति होती है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। दोलन गति क्यों, क्योंकि ये हमने केवल एक बार की कंडीशन बताई है, फिर से सेम चीज को दोहराते हैं, कण यहाँ नीचे आएगा, वापस इस तरह चढ़ जाएगा, फिर वापस प्रत्यानयन बल के कारण नीचे आएगा, वापस मोशन के कारण अंदर चला जाएगा, इस तरीके से। तो बार बार जब ये इसकी यहाँ पे हमें एक माध्य स्थिति भी दिखाई दे रही है, और दोलन गति हम कैसे कहते हैं कि जब कोई कण अपनी माध्य अवस्था के इर्द गिर्द या आगे पीछे गति करता है तो गति कैसी होती है, ऑसिलेटरी मोशन होती है। ठीक है, तो इस ये यहाँ पर ये स्थिति एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, हमारा माध्य बिंदु है, जब हमने पिंड की स्थिति बिल्कुल बीचों बीच मानी है। अब माध्य बिंदु से सेम बिल्कुल या तो इतनी दूरी राइट में जा रही है या फिर इतनी ही दूरी लेफ्ट में जा रही है, कण तो अपनी माध्य अवस्था के इर्द गिर्द गति करते हैं। इस प्रकार से गति कैसी होगी, एक प्रकार की दोलन गति, तो ये होती है सरल आवर्त गति। और इस गति के कारण होने वाला जो दोलन है वही क्या कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, SHO, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसके कारण ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ये होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, इन शॉर्ट SHO। ठीक है, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये कण की पूरी जो गति है इस कुएं में, ये APM पूरी कंडीशन के अंदर इसकी गति कैसी होती है, या हम ये बोलेंगे एक्स
इसमें, ठीक है। दूसरी चीज आप ये भी देख रहे हो यहाँ से ये शेप कैसा बन रहा है हमारे पास, पैराबोलिक शेप बन रहा है। ये पूरा इसका मोशन हमें कैसा मिल रहा है, पैराबोलिक परवलयाकार मिल रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सरल आवर्त गति का कैसा पथ होता है, परवलयाकार। परवलयाकार पथ होता है। क्लियर है। देखो इसमें माना एक परवलयाकार विभव कूप, माना एक परवलयाकार विभव कूप, माना एक परवलयाकार विभव कूप है कौमा जिसमें m द्रव्यमान की गेंद, जिसमें m द्रव्यमान की गेंद रखी है, जिसमें m द्रव्यमान की गेंद रखी है। फुल स्टॉप। गेंद को A बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है, गेंद को A बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है। यहाँ देखो आपके पास यहाँ पूरा कार्य होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप इस पे कुछ ना कुछ बल लगा करके ले जा रहे हो और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा है, विस्थापन। तो हमारे पास WF.dx के बराबर यहाँ हमें वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर है। वर्क डन के रिजल्ट में क्या देगा, वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। यहाँ जो ये गया है, यहाँ ये कण खुद से जाता है इनर्शिया के कारण, यहाँ जाने में हमने कोई कार्य नहीं किया, हमने कार्य किया इसको केवल इस स्थिति तक ले जाने में। चलिए जैसे हम एक बार बॉल को ले जाके छोड़ देते हैं, उसके बाद वो अपने आप इधर से इधर मोशन करती है, तो बाद में उसके जितने भी ऑसिलेशंस होते हैं ये क्यों होते हैं, जड़त्व के कारण, इनर्शिया के कारण, क्योंकि वो किस में रहना चाहती है, अपनी गति की अवस्था में रहना चाहती है। लेकिन स्टार्टिंग में जो हमने किया वो क्या था, हमारे द्वारा किया गया कार्य था। देखो गेंद को A पॉइंट तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है तथा गेंद को छोड़ते ही वह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति तथा बिंदु B तक पहुंच जाती है, अपनी प्रारंभिक स्थिति और फिर बिंदु B तक पहुंच जाती है। स्टॉप। कण की बिंदु A से बिंदु B तक की गति, कण की बिंदु A से बिंदु P तक की गति प्रत्यानयन बल के कारण होती है, प्रत्यानयन बल के कारण होती है, जिसकी दिशा लगाए गए बल के विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है, जिसकी दिशा कण के विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है। तथा बिंदु P से बिंदु B तक की गति, बिंदु P से बिंदु B तक की गति जड़त्व के कारण होती है, जड़त्व के कारण होती है, क्योंकि जड़त्व के कारण कण गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है, क्योंकि जड़त्व के कारण कण से मतलब यहाँ जो आपने बॉल ले रखी गेंद गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगी। नेक्स्ट लिखो, यहाँ गेंद की स्थिति में प्रत्येक परिवर्तन के सापेक्ष, यहाँ गेंद की स्थिति में प्रत्येक परिवर्तन के सापेक्ष हमें सभी बिंदु x अक्ष पर मिल जाते हैं, हमें सभी बिंदु x अक्ष पर मिल जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कण की गति सरल आवर्त गति है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कण की गति सरल आवर्त गति है। तथा इस प्रकार का दोलन, किसी निकाय का इस प्रकार का दोलन सरल आवर्ती दोलन कहलाता है, किसी
किसी निकाय का इस प्रकार का दोलन सरल आवर्ती दोलन कहलाता है। सरल आवर्ती दोलन कहलाता है। नेक्स्ट एरो लगा के लिखो लिखो अर्थात सरल आवर्त गति एक विशेष प्रकार की दोलनी गति है। एक विशेष प्रकार की दोलनी गति है जिसमें गति करते हुए कण पर कार्यरत प्रत्यानयन बल साम्य स्थिति से कण के विस्थापन के समानुपाती। साम्य स्थिति से कण का विस्थापन, ये इसकी साम्य स्थिति जो मध्य बिंदु है, यहाँ से कण का विस्थापन किसी भी डायरेक्शन में हो तो साम्य स्थिति से कण के विस्थापन के समानुपाती तथा साम्य स्थिति की ओर इंगित होता है। ये डायरेक्शन कहाँ होगी? विस्थापन के अपोजिट या माध्य बिंदु की ओर। बल की डायरेक्शन कहाँ है? माध्य बिंदु की ओर। तथा साम्य स्थिति की ओर इंगित होता है। ठीक है, अर्थात क्या लिख सकते हैं? अर्थात यदि कण में विस्थापन x तथा कण पर लगने वाला बल F हो तो कण में विस्थापन टोटल हमने कितना लिया? x और कण पर लगने वाला बल F हो, F प्रोपोर्शनल टू -x। -x क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ लिख लेना, यहाँ नेगेटिव चिन्ह विपरीत दिशा को व्यक्त करता है। विपरीत दिशा किसकी? बल की और इस विस्थापन की। विपरीत दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ से F इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगा दिया? kx। F इक्वल टू -kx। F इक्वल टू -kx। ठीक है, फिर क्या कहलाता है? देखो उपयुक्त नियम सरल आवर्त गति में बल का नियम कहलाता है। बल का नियम कहलाता है। उपयुक्त नियम सरल आवर्त गति में बल का नियम कहलाता है। बल का नियम कहलाता है। ये होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के कारण किसी भी कण की गति का समीकरण कैसा होता है। अब यहाँ पे गति दो प्रकार की होती है। एक तो गति होती है रेखीय गति, एक होती है कोणीय गति। किसी विषय में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रेखीय गति के लिए भी हमने कई सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, कोणीय गति के लिए भी। रेखीय गति कब कहते हैं? जैसे कोई भी लीनियर प्लेन में मोशन होता है, जैसे कि पटरी पे ट्रेन चल रही है, कैसी गति होगी? रेखीय गति हो जाती है। कोई भी अगर आपने कोई पत्थर ले लिया, उसको किसी रस्सी से बांध करके और उसको घुमा रहे हो तो वहाँ पे उस पत्थर की गति कैसी होगी? कोणीय गति हो गई। ठीक है, मतलब जब भी उसका जो भी एक्सिस होता है, जो भी उसका घूर्णन अक्ष है, अगर उसे थीटा एंगल बनाते हुए है कण की गति, तो कैसी होती है? कोणीय गति होती है। और जब थीटा की वैल्यू आपके पास 0 हो, किसी एक डायरेक्शन में कण की गति कैसी होती है? रेखीय गति। तो हम यहाँ दोनों गति के लिए ही गति का समीकरण डिराइव करेंगे। इसमें जब गति यहाँ पे साथ के साथ कैसी हो? सरल आवर्त गति। तो लिखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक सरल आवर्त गति।
गति का सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण। पहला लिखो इसमें रेखीय गति के लिए, पहला लिखो रेखीय गति के लिए, क्योंकि दोनों गति में अंतर लिखने का कोई मतलब नहीं, आपको पता है रेखीय गति क्या होती है, घूर्णन गति क्या होती है, इसलिए रेखीय गति के लिए इसमें लिखो जब किसी स्प्रिंग को ये आपकी स्प्रिंग, जब किसी स्प्रिंग को अपनी साम्यावस्था से विस्थापित करके, अपनी साम्यावस्था से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो स्प्रिंग पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है, स्प्रिंग पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है, बल कार्य करता है, जो कि स्प्रिंग पर लटके हुए कण को, मान लें हम स्प्रिंग पर कोई भी हमारा कण भी लटका हुआ है साथ में, तो जो कि स्प्रिंग पर लटके हुए कण को अपनी पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करता है, अपनी पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करता है। अर्थात कंडीशन आप कुछ भी ये मान सकते हो, ये मान लिया हमने कि कोई हमारा बेस है जिससे एक स्प्रिंग लटकी हुई है, अब इस पे एक पिंड हमारा कोई भी लटका हुआ है, ये कंडीशन थी। अब ये आपकी कौन सी अक्ष के सापेक्ष है, वाई अक्ष के सापेक्ष हम देख रहे हैं। इस कंडीशन में हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को हमने कुछ थोड़ा सा हमने विस्थापित कर दिया वाई डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ माइनस वाई डायरेक्शन में हमने इसको विस्थापित कर दिया, तो बल लगेगा एफ किस डायरेक्शन में, एफ लगेगा आपका इस डायरेक्शन में, प्रत्यानयन बल लगेगा, वो क्या करेगा, इसको वापस ऊपर लाने का प्रयास करेगा, ठीक है। अर्थात यह प्रत्यानयन बल कण के विस्थापन के समानुपाती होता है, कण के विस्थापन के समानुपाती होता है। ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है, सेम अगर हम किसी एक्स डायरेक्शन में भी इसको ले सकते थे तो भी कंडीशन ये वाली सेम रहती, ठीक है। इससे डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, एक्स डायरेक्शन में भी आपके पास वैल्यू सेम आती, तो यहाँ पे प्रत्यानयन बल क्या हो जाएगा, इस लगाया गया जो भी इसका विस्थापन है इसके समानुपाती हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं एफ प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा वाई, डायरेक्शन आपके पास नेगेटिव रहेगी तो एफ इक्वल टू क्या होगा, माइनस के वाई के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1, एफ इक्वल टू माइनस के वाई, जो भी हमने इक्वेशन देखी थी एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो वो एक्स डायरेक्शन के लिए थी, यहाँ हम दोनों डायरेक्शन में चाहे जेड डायरेक्शन में भी ले लो वैल्यू सेम रहेगी, एफ इक्वल टू माइनस के जेड हो जाएगा, तो आपको ये क्लियर हो गया। सेम इक्वेशन आप एक्स डायरेक्शन में भी देख सकते हो या वाई डायरेक्शन में भी, यहाँ से फोर्स एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा फोर्स की दूसरी इक्वेशन हम ऑलरेडी क्या जानते हैं, परंतु हम जानते हैं यहाँ पे पार्टिकल है उसका हमने कुछ ना कुछ मास मान रखा है m, ठीक है, ये कोई m मास का पार्टिकल हमने दे रखा है, ठीक है, m मास का पार्टिकल है और आप इसमें ऑब्वियसली चेंज कर रहे हो, इसके वेग में भी कुछ चेंज होगा, वेग में परिवर्तन क्या त्वरण के बराबर होता है, मतलब जब द्रव्यमान भी हो त्वरण भी हो, f बराबर हम ऑलरेडी क्या जानते हैं ma होता है। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या लिख सकते हो यहाँ से, एम ए इक्वल टू माइनस के वाई, एम ए इक्वल टू माइनस के वाई लिख दिया, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू वाई, ए इक्वल टू माइनस के वाई इंटू वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू आप चेंज कर दो, ए इक्वल टू क्या होता है, चूंकि ए इक्वल टू क्या होता है, त्वरण वेग में परिवर्तन डी वी अपॉन डी टी के बराबर होता है, ठीक है। बी क्या होता है,
विस्थापन के सापेक्ष होता है कि समय के सापेक्ष कितना विस्थापन। यहाँ विस्थापन हम ले रहे हैं वाई डायरेक्शन में, मतलब डी बाई डी टी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डी वाई बाई डी टी के बराबर। तो ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। एक ही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, नोट कर दो पहले इसका। वैल्यू डाल दी उस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू एम अपॉन ए, सॉरी माइनस के अपॉन एम, माइनस के अपॉन एम इंटू वाई। इसको इस साइड ले आए हम तो टोटल इक्वेशन क्या होगी डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू वाई इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब के बाई एम किसके बराबर होता है, आपको पता होगा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट के बाई एम के बराबर। मतलब हमें के बाई एम लेना हो तो किसके बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा के बाई एम। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ओमेगा स्क्वायर का मान रखने पर, सॉरी के बाई एम का मान रखने पर, के बाई एम का मान रखने पर क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू में वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन होती है सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण। किस कोई कण है जो कि सरल आवर्त गति कर रहा है उसके लिए ये, लेकिन वाई का मतलब आने का मतलब हमने जब डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में बताया है। सिमिलरली इसी प्रकार हम दूसरी इक्वेशन अगर एक्स अक्ष में लिखना चाहते हैं यही इक्वेशन, तो एक्स अक्ष में भी हमें क्या मिल जाती। सिमिलरली आप लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स इक्वल टू 0। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 एक्स डायरेक्शन में। नोट कर लो। हमने पहले इक्वेशन 1 लिखी थी, इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 2 और ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ये इसी प्रकार की इक्वेशन है, यहाँ ब्रैकेट में चाहे लिख लेना एक्स अक्ष के सापेक्ष या एक्स दिशा में, ठीक है। लिख लिया। देखो समीकरण 3 सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण कहलाती है। अवकल समीकरण कहलाती है, ठीक है। ये तो हो गया इक्वेशन। दूसरा हम यहाँ से निकाल सकते हैं आवर्तकाल कि टोटली जो भी यहाँ पे प्रोसेस हुआ कि कण वहाँ से विस्थापित होकर के कोई ये डैश डॉटेड डायरेक्शन हमने मान ली, ये इस अवस्था में चला गया, इतना इसमें हमने विस्थापन कर दिया और उसके बाद जैसे हमने इसको छोड़ा तो वापस अपनी पहली अवस्था में आया ये, तो इस पूरे में टाइम कितना लगा आवर्तकाल। तो हम क्या लिखेंगे सरल आवर्त गति के लिए आवर्तकाल अगर हम देखें सरल रेखीय गति में, सरल रेखीय गति में आवर्तकाल टाइम पीरियड टी, आवर्तकाल टी बराबर कितना होता है आपको रिलेशन ध्यान हो टी में और ओमेगा में कई सारे रिलेशन होते हैं। एफ के टर्म में देख सकते हो ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, देखो कहीं से रिलेशन निकाल लो 2πf होता है, एफ बराबर होता है 1/t, तो 2π/t के बराबर होता है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 2π/ओमेगा। याद भी होगा
इक्वेशन यहाँ से आते हैं ये इक्वेशन, ठीक है। इसके बराबर हो गया 2 पाई/ओमेगा के बराबर। ओमेगा की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं एंड ओमेगा बराबर हमने किसके बराबर बताया, k/m के बराबर बताया। ओमेगा की वैल्यू √k/m आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, m/t बराबर कितनी हो जाएगी 2π√m/k, 2π√m/k। यहाँ पे k क्या होता है हमारा, कोई भी स्प्रिंग नियतांक हम मान सकते हैं, m कण का द्रव्यमान है, ठीक है। लिख लेना यहाँ t आवर्तकाल, m द्रव्यमान और k क्या है, स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग नियतांक ये होता है हमारे पास आवर्तकाल। निकाल लिया। यहाँ से एक और चीज आवृत्ति भी निकाल सकते हो आप। आवृत्ति कितनी होगी, आवृत्ति होती है n, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति n = 1/t, मतलब n = 1/t कर दो, इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी 2π√k/m, 2π√k/m। ठीक है, ये थी हमारी रेखीय गति। कोई सरल रेखीय गति के लिए किसी कण के आवर्तकाल या फिर उसकी गति के समीकरण, उसकी आवृत्ति, ये सारी चीजें निकाल के हमने, ठीक है, रेखीय गति के लिए। अब हम दूसरी बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे कोणीय गति के लिए। सरलावर्त गति की समीकरण कोणीय गति के लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लो, कोणीय गति के लिए। कोणीय गति के लिए, ठीक है। अब कोणीय गति के लिए हम नॉर्मली कोई कंडीशन कैसी मान सकते हैं, जैसे कि सपोज करो हमने ये ले लिया, यहाँ बना लेते हैं। मान लो सिंपली अभी जैसे हमने कोई स्प्रिंग थी तो हमने क्या देख लेते हैं, केवल एक अक्ष के सापेक्ष हम देख लेते हैं। यहाँ से कोई स्प्रिंग हमारे लटकी हुई थी, उस पर कोई पिंड था, आप उसमें चाहे कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे तो भी वो डायरेक्शन भी इसी अक्ष के सापेक्ष हो रही थी। वापस वो अपनी स्थिति में गई तो भी वो थोड़ी सी पूरी ऊपर एज इट इज बिल्कुल स्टार्टिंग कंडीशन नहीं आती, लेकिन थोड़ी सी अपनी पूर्वावस्था में जाने का प्रयास करती है, इस कंडीशन में आ जाएगी कुल मिलाकर के, ठीक है। तो भी किसी इसी डायरेक्शन के सापेक्ष, इसी अक्ष के सापेक्ष सारा काम होगा। अब अगर मान लो इसमें इस टाइप का, इस अक्ष से अगर कोई थीटा एंगल बनाते हुए कोई काम हो तो वो क्या कहलाएगा, आपकी कोणीय गति। उसका एग्जांपल होता है जैसे कि घड़ी का पेंडुलम, घड़ी में कोई पेंडुलम लगा होता है, ऊपर एक एक्सिस से फिक्स होता है, वो इस टाइप का कुछ लगा होता है, ये दोनों तरफ मोशन करते हैं, इधर भी जाता है फिर इधर भी मोशन करता है। तो इस एक्सिस से कोई ना कोई थीटा एंगल बनाते हुए मोशन करता है। ये मोशन इसका कैसा होता है, एंगुलर मोशन या फिर कोणीय गति। तो जैसे हम सपोज कीजिए यहाँ पे हमने मान लिया ये कोई भी हमारा बेस है, यहाँ से ये हमारा कोई m द्रव्यमान का कण है जो लटका हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसमें थोड़ा विस्थापन किया, ये इसका विस्थापित अवस्था क्या हो गई, इस अवस्था में चला गया m में, ठीक है। साइज इतना ही है, साइज में कोई इशू नहीं हुआ, इसका साइज एज इट इज रहेगा, ये m इतना हमने इसको कुछ विस्थापित कर लिया। अब यहाँ विस्थापन ऊपर से होगा थीटा एंगल पर, ठीक है। आप अगर इसको टोटल बनाओ तो आप ये देखोगे कि कोई ना कोई एक पूरे वृत्त के समान ही इसकी गति अपन कह सकते हैं इस प्रकार, ठीक है ना, कि गति पूरे एक वृत्त की। जैसे ये हमने केवल इतना डिस्प्लेसमेंट बताया है, जबकि एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस अक्ष के चारों तरफ इस प्रकार की गति कर सकता है। मतलब अगर हम चाहें तो इसको कुछ इस प्रकार की गति कि इसी अक्ष को अपना केंद्र बिंदु मान के इसके चारों तरफ इस तरीके से घूम सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम केवल एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे थीटा एंगल पर, इसलिए हम केवल इतने की ही बात करेंगे, ये कंडीशन।
इसको लिखो साइड में आप लिखो। माना m द्रव्यमान का कण, माना m द्रव्यमान का कण अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द कोणीय दोलन कर रहा है, कोणीय दोलन कर रहा है। फुल स्टॉप। कण का पथ वक्र के चाप के अनुदिश होता है। ये पूरा हमने जैसे वक्र बनाया था, इसमें हम केवल इतना ये डायरेक्शन ले रहे हैं, केवल इतनी सी दूरी। ये क्या हो गई, वक्र के एक चाप की तरह हो गई। तो कण का पथ कैसा होता है, वक्र के चाप के अनुदिश होता है, चाप के अनुदिश होता है। फुल स्टॉप। इस कण पर प्रत्यानयन, अब यहाँ पर पूरी कोणीय गति है तो नॉर्मल फोर्स काम नहीं करेगा, कौन काम करेगा, बलाघूर्ण काम करेगा। ठीक है, तो इस कण पर प्रत्यानयन बलाघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, आप लोगों को खुद को ध्यान रखना है, जहाँ पर भी लीनियर मोशन आएगा वहाँ फोर्स, जहाँ पे मोशन कैसा आ जाए, एंगुलर आ जाए, या कोई एक फिक्स एक्सिस है उसके चारों तरफ अगर कोई हमारा पिंड गति कर रहा है तो वहाँ पे बल नहीं लग करके क्या लगता है, बलाघूर्ण लगता है। यहाँ पर भी प्रत्यानयन बलाघूर्ण कार्य करता है, जो कि इस कण को अपनी साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है, जो कि इस कण को, मतलब यहाँ पे कोई टॉर्क लगेगा, टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी ये, अपनी साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। यह प्रत्यानयन बलाघूर्ण कोणीय विस्थापन, यहाँ पे विस्थापन कितना होगा, थीटा के फॉर्म में, मतलब थीटा, तो कोणीय विस्थापन थीटा के समानुपाती होता है। जैसे वहाँ पे सिंपल लग रहा था बल और विस्थापन था x, तो f प्रोपोर्शनल होता है x। यहाँ पे बल की जगह लग रहा है बलाघूर्ण, बलाघूर्ण की डायरेक्शन ये, जबकि थीटा की डायरेक्शन, थीटा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, थीटा की डायरेक्शन हो, जबकि बलाघूर्ण की डायरेक्शन नहीं है, तो प्रोपोर्शनल किसको होगा, यहाँ पे कोणीय विस्थापन थीटा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है मतलब टॉप प्रोपोर्शनल टू होगा थीटा के, टॉप प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, थीटा। तो यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो टॉप बराबर होता है माइनस सी थीटा। जैसे वहाँ पे माइनस के था, डायरेक्शन माइनस यहाँ पे विपरीत क्यों है, पता चल गया, ये थीटा की डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन में थीटा यहाँ आगे की तरफ इसको डिस्प्लेसमेंट यहाँ की तरफ कर रहा है, जबकि बलाघूर्ण इसको वापस अपनी साम्यावस्था में लाने का प्रयास करेगा। तो टॉप प्रोपोर्शनल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, 2 = माइनस सी थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। यहाँ पर सी क्या है, यहाँ सी प्रत्यानयन बलाघूर्ण नियतांक, प्रत्यानयन बलाघूर्ण नियतांक, या एंथन गुणांक भी कई बार कहते हैं, ताकि प्रत्यानयन बलाघूर्ण नियतांक। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पर भी कण है, यहाँ जैसे इस कंडीशन में आएगा, फिर थोड़ा अपने आप ही इधर भी आगे की तरफ चला जाएगा। जैसे ये इसकी जो भी माध्य अवस्था है यहाँ तक आएगा, इस टॉप के कारण, बलाघूर्ण के कारण यहाँ केवल नहीं रह जाएगा, यहाँ से हम देखते थोड़ा आगे की तरफ चले जाते, कोई कंडीशन हो जाती है इसकी ये, तो यहाँ तक क्यों गया, ये इनर्शिया के कारण गया। सेम रीजन यहाँ पर भी होगा, जैसे हम देखते घड़ी का पेंडुलम होता है, तो क्या करता है, ये इसकी माध्य अवस्था है, तो इधर भी मोशन करता है, इधर भी मोशन करता है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर मोशन करते हैं। क्यों, तो पहले स्टार्टिंग में उस पर काम किया, जैसे वहाँ पे काम उस पर कौन करता है, सेल करता है, जो हम उसमें सेल लगाते हैं, तो उस सेल के कारण काम होता है, जिसकी वजह से वो एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद में क्या करेगा, जो प्रत्यानयन बल उसको अपनी माध्य अवस्था में लाएगा, प्लस इनर्शिया के कारण वो क्या अपनी गतिशील अवस्था में रहेगा, तो सेम कंडीशन होती जाएगी। यहाँ पर भी सेम होगा, तो यहाँ पर हम ये माने
कि अगर कण पर जो भी जड़त्व गुण कितना लग जाए, आई लग रहा है, यदि कण का जड़त्व गुण आई तथा, अब यहाँ पे आई के कारण वहाँ पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, वहाँ पे त्वरण था कुछ ना कुछ, क्योंकि m द्रव्यमान था, वेग में परिवर्तन हो रहा था। यहाँ पे त्वरण भी कैसा होगा, कोणीय त्वरण, तथा कोणीय त्वरण को प्रदर्शित करते हैं अल्फा से। कोणीय त्वरण अल्फा हो तो, ये आप लोगों ने पता नहीं पहले पढ़ा है नहीं, कोणीय त्वरण होता है अल्फा, ठीक है। कोणीय त्वरण अल्फा हो तो टॉ बराबर होता है आई अल्फा। इक्वेशन नंबर 2, F इक्वल टू एम, जैसा ही हम जानते हैं m को कौन प्रदर्शित करता है, जड़त्व गुण, और a वहाँ पे नॉर्मल रेखीय त्वरण होता है, जबकि अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण है। तो टॉ इक्वल टू एम जैसा है, बिल्कुल आज जैसे किया था, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया था। F इक्वल टू माइनस के एक्स, वहाँ पे x क्या था, रेखीय विस्थापन, यहाँ पे थीटा है कोणीय विस्थापन, वहाँ पे c स्प्रिंग नियतांक है, यहाँ पे प्रत्यानयन बराबर नियतांक है, माइनस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा था F बराबर m है, तो यहाँ m का काम कर रहा है I और a का काम कर रहा है कोणीय त्वरण अल्फा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 नोट कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आपके पास, आई अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस सी थीटा, आई अल्फा बराबर माइनस सी थीटा के बराबर, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा हो जाएगा। अल्फा यहाँ पर कोणीय त्वरण है, क्योंकि अल्फा अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी के, जैसे वहाँ पर नॉर्मल जो त्वरण होता है ए, वो बराबर होता है डी बी अपॉन डी टी, बी वहाँ पे क्या होता है, रेखीय वेग होता है, यहाँ पर कोणीय वेग ओमेगा होता है, हम पढ़ चुके हैं, इसके बराबर, प्लस कोणीय वेग किसके बराबर होता है, डी थीटा अपॉन डी टी के, डी थीटा अपॉन डी थीटा के, यहाँ पे कोणीय विस्थापन जितना हो रहा है, जैसे b बराबर होता है डी एक्स अपॉन डी टी एक्स, वहाँ पे क्या होता है, रेखीय विस्थापन, यहाँ पे कोणीय विस्थापन, वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर के, वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं अल्फा की जगह, तो हमारे पास देखो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, implies d स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल टू 0। नोट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे सी अपॉन आई, यहाँ पे फिर से वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर, जैसे वहाँ पे बराबर था रूट के बाय एम, यहाँ बराबर होता है अंडर रूट सी अपॉन आई के बराबर होता है ओमेगा बराबर, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओनली सी बाय आई के बराबर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन नंबर दे देना, इक्वेशन नंबर 1। सो 1 एंड 2 तो थे यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद समीकरण 3 कोणीय गति के लिए सरल आवर्त गति का समीकरण कहलाती है, सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है, यहाँ से भी दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी निकाल करके देख सकते हैं। आवर्तकाल हमारे पास कितना हो जाएगा, आवर्तकाल t, t बराबर क्या बताया, 2 पाई बाई ओमेगा बराबर 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे अंडर रूट सी अपॉन आई, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट आई अपॉन सी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी।
दूसरी चीज यहाँ से नोट क्या निकाल सकते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति मतलब क्या होता है, आवृत्ति का मतलब होता है कितनी बार दोलन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ में, फ्रिक्वेंसी कितनी होगी उसकी, ठीक है। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, आवृत्ति आपकी होती है एन, एन बराबर 1/t, एन बराबर कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट सी अपॉन आई, n/2 अंडर रूट सी अपॉन आई। ये नोट कर लो। तो यहाँ से हमारे पास सरल आवर्त गति की समीकरण का हल आ गया, किसी भी एक्स या वाई डायरेक्शन में रेखीय गति के लिए, कोणीय गति के लिए। अब हम देखिए उस समीकरण का हल क्या होगा। अभी तो हमारे पास इक्वेशन है, अवकल समीकरण और सबकल समीकरण का हल निकालते हैं। तो एडिंग दो सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल। ठीक है, हमें क्या मिले, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण से एक्स डायरेक्शन में ले लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में हमें क्या इक्वेशन मिली थी, d² x/dt² प्लस ओमेगा² x इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, d² x/dt² प्लस ओमेगा² x इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक का हल प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 2x dx/dt से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू dx/dt से दोनों ओर गुणा करने पर दोनों ओर गुणा करने पर करते हैं इन सबको मल्टीप्लाई, क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 2 इंटू dx/dt, ठीक है, इंटू में d²x/dt² फर्स्ट टर्म प्लस ओमेगा² 2x 2 इंटू 2x ओमेगा² dx/dt इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गई हमारे पास, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वैल्यू को 0 ही देनी है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 मान लिया हमने इसको। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर लें इस समीकरण का। ठीक है, तो समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करने पर तो इसको शॉर्ट टर्म में बना करके लिखना पड़ेगा आपको। इंटीग्रेशन मतलब ये किसका हो जाएगा, एक तरीके से हम इसको ये लिख सकते हैं dx/dt²। सही लिखा है क्या, इस वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करके देखो, इसका आकलन करके देखो ये वैल्यू आ रही है या नहीं। तो पहले इसका करोगे तो 2 इंटू dx/dt ये टर्म आ जाएगा, फिर dx/dt का वापस करोगे तो d²x/dt²। इसका आंसर सही है, तो इसको इंटीग्रेट करने पर ये मिलेगा, या ये देख लो कि इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये टर्म मिल रहा है या नहीं। इसका आंसर मिल रहा है, सही वैल्यू आ गई हमारे पास। प्लस यहाँ पर देखो हमारे पास ऑलरेडी ओमेगा² है, एक्स को हमने इंटीग्रेट किया होगा तो क्या वैल्यू आएगी,
एक्स अपॉन डी टी का तो वही क्या होगा इंटीग्रेशन, डी एक्स इसके साथ में आ जाएगा, एक्स डी एक्स का कर दिया होगा, कितना वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू कैंसिल एक्स स्क्वायर और इक्वल टू सी, कांस्टेंट मान लिया। इक्वेशन नंबर 3 नोट कर लो। ठीक है, अब देखो हम बात करें, हमने कब यहाँ कोई ना कोई विस्थापन किया है तब हम इस गति के समीकरण निकाल रहे हैं। अगर हम इसका विस्थापन अधिकतम ले रहे हैं, जैसे कि हमने ये कुएं में देखा था, कोई कण हमारे पास यहाँ स्थित है, यहाँ गति कर रहा है, हमने इस पोजीशन पे जो पहुंचे इसको हमने अधिकतम विस्थापन बताया था, ठीक है ना, कि यहाँ तक हमने बताया ये यहाँ अधिकतम विस्थापन था। अधिकतम विस्थापन की कंडीशन कौन थी कि जहाँ पर जाकर के हमारा कण जो था वो गति करना रुक गया था, जहाँ पर जाकर के कण रुक जाता है इतनी दूरी क्या कहलाती है उसकी अधिकतम विस्थापन। हमने अदरवाइज हम ये कंडीशन भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन हमने मैक्सिमम विस्थापन वाली कंडीशन ली थी, या वो स्थिति यहाँ पर जाकर के कण का वेग क्या जीरो हो जाए, तो वेग कण वहाँ पे क्या होता है रुक जाता है, वो स्थिति कौन सी होती है अधिकतम विस्थापन की। ठीक है, यही कंडीशन हमने ली, तो हम ये लिखें अधिकतम विस्थापन की स्थिति पर, अधिकतम विस्थापन की स्थिति पर क्या होगा, कण का आयाम, कण का जो एम्पलीट्यूड होगा वो हम मान लेते हैं m, माना कण का आयाम एम्पलीट्यूड बराबर हमने a मान लिया ऑलरेडी। ठीक है, अधिकतम विस्थापन की स्थिति मतलब कौन सी होगी, जहाँ जाकर के कण रुक जाता हो, मतलब कि कण का वेग क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो हो जाएगा। अधिकतम विस्थापन की स्थिति x मान लो, ठीक है, x पर, ठीक है, तथा कण का वेग क्या है dx अपॉन dt इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि कण अधिकतम विस्थापन पर रुक जाता है। रुक जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे dx अपॉन dt की वैल्यूज यहाँ डाल देते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में उपयुक्त मान रखने पर क्या मिल जाएगा, dx अपॉन dt जीरो है, ये हो गया जीरो का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड हम यहाँ पे कितना ले रहे हैं, x बराबर a है अधिकतम विस्थापन पर, मतलब a स्क्वायर बराबर में c, मतलब यहाँ से हमें c का वैल्यू कितना मिल गया है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर, c का वैल्यू मिल गया है, तो c का वैल्यू हम फिर यहाँ पुट कर देते हैं समीकरण 3 में, c का मान रखने पर क्या वैल्यू आएगी, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको भी उधर ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लो, वहाँ से आपके पास एक्स अपॉन डी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहाँ दोनों में से, इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, इसका डी एक्स अपॉन डी टी के होल स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ से हम ऑनली डी एक्स अपॉन डी टी निकालना चाहें, यहाँ लिख लो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस, इस
पूरे का अंडर रूट लोगे ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा ओमेगा, और अंडर रूट में आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एक तरीके से कण का वेग डी एक्स अपॉन डी टी। अब इस वैल्यू को हम दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं। इसको आपको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। इक्वेशन नंबर 4 से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मान हम दोनों तरफ लेके सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले ली, मतलब डी एक्स अपॉन डी टी बराबर हमने ले लिया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर। अब हम एक्स एक्स की वैल्यू एक तरफ ले आते हैं, ओमेगा की वैल्यू के साथ दूसरा इधर, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा इंटू डी टी। क्लियर है? दोनों तरफ हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन करने पर क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा इंटू ओमेगा बाहर ले लो कांस्टेंट है तो इक्वल टू ओमेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन है ये डायरेक्ट वैल्यू है, आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ रखी होगी। किसके बराबर होता है इसका इंटीग्रेशन, देख लो, चूंकि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोई कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, होती है वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के बराबर डायरेक्ट वैल्यू होती है। तो यहाँ से आप ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, मतलब आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए ओमेगा इंटू टी प्लस कांस्टेंट वैल्यू, प्लस कोई कांस्टेंट हमने ले लिया है 5, ओमेगा टी प्लस 5 के बराबर। क्लियर है? अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, साइन को उधर लिख करके जो एक्स अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये होती है समीकरण का हल। एक्स की वैल्यू, ऑब्वियसली एक्स के टर्म में कोई इक्वेशन है, वहाँ से एक्स का मान निकाल दो तो वो होता है सॉल्यूशन, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक्स बराबर आपके पास इक्वेशन आ गई ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 के बराबर। यहाँ पर ए क्या है, आपका आयाम है, एम्पलीट्यूड। क्या कहलाती है इक्वेशन नंबर, इसको 5 नाम दे दो, अवकल समीकरण का हल। ठीक है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आया है। दूसरा सॉल्यूशन हम इसको माइनस लेकर के करेंगे, चलिए नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो दूसरी इक्वेशन आप लोग रिपीट लिखना, मैं इसी में कर दे रही हूँ। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में फिर हम समीकरण 4 से अगर वैल्यू ले लें डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, पहले हमने पॉजिटिव लिया था, अब हम ले लें इसका नेगेटिव मान, माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने ले लिया नेगेटिव वैल्यू। आप लोग इसे फिर से लिखना, इसे में करेक्ट मत कर देना है। समीकरण 5 तक हो गया, इसका पहला मान है ना, समीकरण 4 से फिर से हम लेंगे दूसरा मान, तो माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी एक्स अपॉन इसको इधर ले लो, यहाँ हो जाएगा माइनस ओमेगा डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, या इसको आप इधर की तरफ ले लो, माइनस हम इसके साथ में ले लेते हैं, यहाँ पे समाकलन करते हैं, यहाँ तो माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा इंटू डी टी। अब ये माइनस के साथ में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका मान होता है, इस इंटीग्रेशन का मान होता है आपका कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा
इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। यहाँ से तो भेज दो कॉस को, ठीक है। और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन तो हमने साइन में रहने ही दी है। दूसरी इक्वेशन हमें कौन सी मिल जाएगी, एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का मान कुछ और मान लेना, जैसे साइन मान लो इसको, ताकि दोनों में अलग अलग वैल्यू आपको ध्यान रहेगी। फिर ये दो हमें समीकरण के हल मिल जाते हैं। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 5 व 6 सरल आवर्त गति के अवकल समीकरण का हल है। अब इसमें से वैलिड कौन सी इक्वेशन होगी, वैलिड दोनों इक्वेशन होती है। उसके लिए कंडीशन क्या होती है, यहाँ देखो, दोनों समीकरण 5 व 6 वैलिड होंगी, वैलिड मतलब मान्य होंगी, कब, जब साइन बराबर कितना हो, π/2 माइनस 5, साइन की वैल्यू अगर कितनी हो, π/2 माइनस 5 माइनस π/2, मतलब इन दोनों में फेज डिफरेंस अगर 90 का हो तो ये दोनों इक्वेशंस कैसी होगी, मान्य होगी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख ही सकते हो इन दोनों समीकरण में, यहाँ लिख लो, यहाँ x क्या है, विस्थापन, ये है आयाम, ठीक है। फाई और साइन की बात करें, फाई और साइन दोनों ही हमारे पास क्या है, कांस्टेंट की वैल्यूज, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं कलांतर, फेज डिफरेंस, फाई और साइन कलांतर के बराबर, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, टाइम, और ओमेगा क्या है आपका, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपकी होती है आपका समीकरण के हल। दोनों कंडीशन कब होंगे, दोनों के दोनों वैलिड होगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हो कि साई और फाई में कितने का फेज डिफरेंस हो, π/2 का फेज डिफरेंस हो, उस कंडीशन में दोनों इक्वेशन आपकी वैलिड होगी, कोई सी भी लिख दोगे राइट होगी। यहाँ ये टर्म्स इनको प्रदर्शित करते हैं, लिख लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सरल आवर्त गति में ऊर्जा कितनी हो, कणों की ऊर्जा, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए कण की काइनेटिक एनर्जी का क्या मान होता है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या मान होता है, ये देखते हैं। थोड़ी इंक डाल देती हूँ मैं, जब तक आप लोग आगे जो भी करवाया है उसको थोड़ा धीरे पढ़ लो।
सरल आवर्त गति में ऊर्जा सरल आवर्त गति में ऊर्जा देखो इसमें सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की किसी क्षण किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी क्षण कुल ऊर्जा मतलब उसमें जो भी एनर्जी हो, चाहे उसमें कोई घूर्णन ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो किसी प्रकार की, या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है। तो कुल ऊर्जा को सरल आवर्त गति की ऊर्जा कहते हैं। सरल आवर्त गति की ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ये होगी सरल आवर्त गति की ऊर्जा की। ऊर्जा कितना टाइप की होती है? सरल आवर्त गति की ऊर्जा दो प्रकार की होती है। कौन सी? पहली होती है स्थितिज ऊर्जा, दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, दूसरी गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसमें से चलो हम करते हैं, पहले गतिज ऊर्जा के बारे में देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग लो, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। गतिज ऊर्जा का नॉर्मल फॉर्मूला हमें पता है, 1/2 mv² के बराबर होता है। यहाँ पे जब कण कैसा हो, कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, तो उसके अंदर में उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं, माना कोई कण जिसका द्रव्यमान m है तथा v वेग से गति करता है। m द्रव्यमान, v वेग से गति करता है, ठीक है। तो कण की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो कण की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है E के बराबर 1/2 mv²। इक्वेशन नंबर 1, 1/2 mv², इक्वेशन नंबर 1।
दूसरी चीज़ हम क्या देखें, लेकिन कण यहाँ पे वेग हम बात कर रहे हैं, सरल आवर्त गति कर रहे हैं, तो कण का वेग कितना होगा, परंतु सरल आवर्त गति में कण का वेग, सरल आवर्ती के लिए कण का वेग v बराबर कितना हो जाता है, v बराबर होता है ओमेगा r cos ओमेगा t, ओमेगा r cos ओमेगा t। ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली याद रखनी है। कण का वेग v बराबर कितना होता है, ओमेगा r cos ओमेगा t। कहाँ से आया है वो देख लो, कहाँ से आया है ये वेग का मान देखो। हमने क्या देखा, y बराबर, जैसे हमने कोई भी कण है मान लो गति कर रहा है, अगर हम उसके कंपोनेंट बांट रहे हैं x अक्ष में और y अक्ष में, तो वेग के कंपोनेंट अपने पास कितने हो जाएंगे, y बराबर r, क्योंकि ये क्या होगा, कोई वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो दूरी कितनी होगी r, r हमारे पास r sin ओमेगा t, यही होगा इक्वेशन। x बराबर क्या हो जाएगा, r cos ओमेगा t, y अक्ष के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, r sin ओमेगा t के बराबर। इसमें हमने बांट दिया इसको, ठीक है। हम क्या करते, दोनों तरफ अवकलन करते, dy बाय dt, तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, r sin का क्या हो जाएगा अपने पास cos ओमेगा t, और ओमेगा का फिर t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, तो dy बाय dt बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, यही तो वेग है y डायरेक्शन में, ओमेगा r cos ओमेगा t, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया है वो साइड में ब्रैकेट में ये चीज़ नोट कर लीजिए। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आती है, कण का वेग ये होता है, y डायरेक्शन में आया है, x डायरेक्शन में लोगे तो सिंपली यहाँ आप क्या ले लोगे, cos ओमेगा t ले लोगे, तो cos ओमेगा t का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा t। तो सिंपल सी बात है, दोनों का एक प्रकार से डायरेक्शन अपोजिट शो करेगा, वैल्यू वही की वही आई है हमारे पास कण का वेग। क्लियर है, ये होता है, ये हमने कोई y अक्ष के सापेक्ष लिया है, तो यहाँ से हमें v का मान हमें ये मिला है, कण का वेग सरल आवर्त गति के लिए कण का वेग होता है। अब यहाँ v का मान हम यहाँ रख देते हैं इक्वेशन 1 में, तो देखो v का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर काइनेटिक एनर्जी E के, काइनेटिक एनर्जी E के बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, देखो 1/2 m एज इट इज आ जाएगा, v का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर कर दो, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। आ जाएगी हमारे पास ये इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 नाम हम इसको दे देते हैं। इतना कर लिया, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो cos स्क्वायर ओमेगा t को आप क्या लिख सकते हो, देखो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, इसे हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ओमेगा t, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा t बराबर 1, तो यहाँ से अपने पास कॉस स्क्वायर ओमेगा t बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t के बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t, मतलब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना पहले नोट कर लो। ठीक है, लिख लिया, इसकी वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास ई के बराबर कितना आ गया, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। साइन स्क्वायर की वैल्यू आप कहाँ से लिख सकते हो, यहाँ हमने लिया है साइन ओमेगा t, तो यहाँ से साइन ओमेगा t का मान हम निकाल ले किसके बराबर, पाई बाय r के बराबर हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ, देखो चूंकि साइन ओमेगा t बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से y/r के बराबर हो जाएगा, r को इधर भेज दो, यहाँ से लिखा है मैंने ये, तो ये आप लोग को ध्यान आ जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसे भी लिख लेना ब्रैकेट में, और यहाँ पे साइन ओमेगा t y बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देते हैं हम, तो e के बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, लिख सकते हैं इस फॉर्म में। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर इंटू r
आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा, ई के इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको आप नाम दे दो कोई, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट आया है। अब हम लोग अलग अलग केस देखते हैं। वाई, जहाँ पे वाई क्या है, विस्थापन है। हमने यहाँ विस्थापन वाई अक्ष के सापेक्ष लेकर के काम कर रहे हैं। वाई क्या है, ध्यान रखना, विस्थापन है। अब हम दो केस लेकर के देख लेते हैं वाई के अलग अलग मानों के लिए। तो देखो हमारे पास क्या मान हो जाएगा, केस फर्स्ट ले लो, न्यूनतम विस्थापन के लिए। न्यूनतम विस्थापन के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, न्यूनतम विस्थापन मतलब वाई का मान कैसा हो, 0 हो, तब हो जाएगा विस्थापन न्यूनतम। वाई हमारे पास विस्थापन है, विस्थापन न्यूनतम करने का मतलब जब वाई बराबर 0 तो आपके पास यहाँ से ई के बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। मतलब न्यूनतम विस्थापन की कंडीशन में कण की गतिज ऊर्जा का मान होगा हमारे पास ये क्या है, ई के न्यूनतम विस्थापन की स्थिति में कण की गतिज ऊर्जा। लिख लेना नीचे, न्यूनतम विस्थापन की अवस्था में कण की गतिज ऊर्जा। ठीक है, दूसरा केस देखो, केस सेकेंड, एक तो विस्थापन न्यूनतम और दूसरा हम मान ले अधिकतम विस्थापन में। अधिकतम विस्थापन के लिए, अधिकतम विस्थापन कितना हो सकता है, ये जैसे हमने ये लिया था, ये जो पूरा गैप था हमने यही तो लिया था, वाई अक्ष के सापेक्ष एक्स अक्ष के सापेक्ष। तो ये हमने लिया था आर, यहाँ पे साइन ओमेगा टी वाई अक्ष के रेस्पेक्ट में और एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस ओमेगा टी। तो अधिकतम विस्थापन कहाँ तक कर सकते हो आप, इस लिमिट तक कर सकते हो। ये दूरी कितनी है, आर के बराबर है। इसका मतलब अधिकतम विस्थापन कब होगा, जब वाई बराबर आर हो जाए। न्यूनतम विस्थापन कब होगा, जब कण इस 0 पॉइंट पर स्थित हो, वाई बराबर 0 हो। अधिकतम विस्थापन कितना हो जाएगा, जब वाई आर के बराबर हो जाए। वाई बराबर आर कर दो तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर था, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वैल्यू बराबर कर दो तो ई के बराबर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपके पास, 0। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल इसका मतलब गतिज ऊर्जा कितनी आई है, अर्थात फाइनली ये तो हमने केस पढ़ लिए। तो फाइनल आप कहीं गतिज ऊर्जा पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, अर्थात सरल आवर्त गति के लिए, सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा ई के बराबर कितनी आई थी हमारे पास, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये होती है हमारी फाइनल कण की गतिज ऊर्जा, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये लिखते हैं ना कण की गतिज ऊर्जा। दोनों केस बनाने के लिए हमने इसको आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिया था, ताकि हम ये दोनों केस दे सके, अधिकतम विस्थापन हो तो या फिर न्यूनतम विस्थापन हो तो। ठीक है, अब हम कल देखेंगे इसमें कि अगर हम एक आवर्तकाल के लिए अगर इसका औसत लें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, साथ में हम पढ़ेंगे कण की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और फिर किसी कण की हमने कुल ऊर्जा को ही तो कहा था टोटल, सरल आवर्त गति की ऊर्जा किसी कण की कुल ऊर्जा, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों का टोटल देखेंगे हमारी